जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में फिजिक्स सेक्शन में फोर्स यानी कि बल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने मोशन एंड टाइम से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बल समीकरण में F बराबर है। पहला ऑप्शन है ma, दूसरा ऑप्शन है mgh, तीसरा ऑप्शन है mv और चौथा ऑप्शन है u + at। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों ने तो इसको कई बार पढ़ा है कि F = क्या होता है फॉर्मूला, आप सभी कहते हैं ma, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र, हमें सिर्फ यहाँ पे बल का जो फॉर्मूला है ये याद नहीं रखना होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे बल की तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये फोर्स कहलाएगा, और हम कहते हैं कि ये एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगकर क्या करता है, तो सर या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या फिर क्या करता है सर, परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि बल आपका क्या है, आप सभी कहेंगे सर बल जो है वो एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि सदिश राशि वैसी राशि होती है, जिसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो अगर हम लोग बल की बात करते हैं तो बल हम किसी भी वस्तु पर जिस डायरेक्शन में लगाएंगे, आप सभी ध्यान में रखिएगा, वस्तु में गति भी जो है वो उसी डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि बल आप हेने लगाएंगे और गति आपका हेने हो जाएगा। क्या कहिएगा कि सर जिधर बल लगेगा वस्तु में गति क्या होगा सर, उसी डायरेक्शन में होगा। तो सवाल यहां पे ये है कि क्या सर किसी भी वस्तु के गति का कारण बल होता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग कहते हैं कि किसी भी वस्तु के गति का कारण बल होता है तो हम सभी क्या कहेंगे, बिल्कुल सर सही है, क्योंकि फोर्स इज द कॉजेज ऑफ मोशन। या मेरे मित्र हम सभी फोर्स के फॉर्मूला में ये कह भी रहे हैं कि सर ये जो m है ये हमारा मास है और साथ ही ये जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो चूंकि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन का क्या होता है, गुणनफल होता है, तो हम ये कहेंगे कि फोर्स वस्तु के द्रव्यमान पे भी डिपेंड करेगा और वस्तु के त्वरण पे भी डिपेंड करेगा। अब एक्सेलरेट अगर हो रहा है तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी उसके गति में परिवर्तन हो रहा है। तो हम सभी कहेंगे कि किसी भी वस्तु में गति के परिवर्तन का कारण कौन बनता है, तो आप सभी कहिएगा सर बल बनता है। साथ ही मेरे मित्र जो मैंने आपको ये कहा कि किसी वस्तु में गति का कारण भी बल है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कौन सा बल गति का कारण होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे, असंतुलित बल यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होता है वो क्या होता है सर, गति का कारण होता है। क्या होता है, गति का कारण होता है। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी ये तो हमने समझ लिया कि F = ma होता है और फोर्स क्या है और साथ ही ये किस प्रकार की राशि है, लेकिन ये बताओ कि अगर हमें ये पूछ दिया जाए कि बल का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि F = ma होता है तो m आपका केजी हो गया और a आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग फोर्स के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 1 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये 1 न्यूटन फोर्स 1 केजी के ऑब्जेक्ट में लगेगा तो क्या करेगा सर, इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसी को क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। और 1 न्यूटन = हम लोग क्या लिखेंगे, आप सभी याद रखिएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब किसी 1 केजी के वस्तु पर हमारा ऐसा बल जो उस वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे, क्या कहलाएगा सर, 1 न्यूटन कहलाएगा। चला जी, साथ ही आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर बल के सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, यहां पे हमने एसआई यूनिट की बात करा तो आपने कह दिया सर न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा बल का जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, आप सभी कहेंगे सर डाइन होता है। और साथ ही मेरे मित्र अगर हम सीजीएस यूनिट की इस तरीके से बात करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है। और साथ ही साथ भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा,
10 टू द पावर 5 डाइन होगा। कितना डाइन होगा? आप सभी कहेंगे 10 टू द पावर 5 डाइन होगा। अब जब आप फोर्स की बात कर रहे हैं और आगे आप लॉज ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि फोर्स की परिभाषा में जब हम लोग F इक्वल टू ma कहते हैं तो सिर्फ इतना कह देने भर से नहीं हो जाता है। हमें दो तीन महत्वपूर्ण बात बल से संबंधित और ध्यान में रखना होगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पहला तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बल की जो परिभाषा है वो हमें किस नियम से मिलती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कि बल के लिए जो व्यंजक आप देख रहे हैं F इक्वल टू ma, ये कहां से मिलती है? तो सर हमें जो बल के लिए व्यंजक है वो न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलती है। परिभाषा प्रथम गति नियम से और जो इक्वेशन है वो द्वितीय गति नियम से मिलती है। और मेरे मित्र न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। तो आप सभी ये ध्यान में रखना, अगर हम लोग फोर्स के अन्य फॉर्मूला की बात करेंगे, फोर्स के अन्य सूत्र की बात करेंगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि F इक्वल टू हम लोग क्या कहेंगे सर? संवेग में परिवर्तन यानी कि P2 माइनस P1, और अगर समय अंतराल दिया हुआ है तो T2 माइनस T1 कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग P2 माइनस P1 बटा T भी कह सकते हैं। ये संवेग में परिवर्तन की दर हो जाएगा। मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना, अगर आप ऐसे याद नहीं रख पाते हैं तो आप ये भी याद रखिएगा कि चूंकि F इक्वल टू ma होता है और हम सबों को मालूम है कि A इक्वल टू क्या होता है? V माइनस U बटा T। तो चला जी F इक्वल टू A के जगह आप V माइनस U बटा T भी याद रखेंगे। यह भी बल के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्र हो जाता है और कभी कभी एग्जाम में आपको यह सूत्र भी पूछा जा सकता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि चूंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि सर F इक्वल टू ma होता है, दैट्स वाई हम ये भी कह सकते हैं कि सर A इक्वल टू F बाय m होगा, और साथ ही m इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे सर F बटा a हो जाएगा। क्या देख रहे हैं कि सर जो त्वरण है वो वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, और हम लोग कहते भी हैं कि गुरुजी किसी वस्तु का वह गुण जो उस वस्तु के त्वरण का विरोध करता है सर उसका द्रव्यमान कहलाता है। जाहिर सी बात है कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्वरण का मान आप कहेंगे घटेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो त्वरण का मान आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर बल से संबंधित जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। आगे सर ये क्या है? तो मेरे मित्र ये जो है आपका m और v है, ध्यान में रखेंगे। इसको हम लोग द्रव्यमान पढ़ेंगे और आप कहेंगे गुरुजी वेग गुना में है चला, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर संवेग की बात की जाएगी तो हम लोग कहेंगे p इक्वल टू एम भी। क्या कहेंगे? p इक्वल टू एम भी। अच्छा ये mgh की बात की जा रही है, कहीं पे भी स्थितिज ऊर्जा की बात की जाएगी आप कहेंगे गुरुजी mgh लिखेंगे। और u प्लस at है तो मेरे मित्र याद कीजिए, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि गति का पहला समीकरण क्या होता है? आप कहेंगे गुरुजी v इक्वल टू u प्लस at होता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है जमीन से होने वाली दूरी, वस्तु का वजन, प्रयुक्त बल, वस्तु की ऊंचाई। अब मेरे मित्र पहले तो ये समझो कि जब हम लोगों ने फोर्स की बात करा यानी कि बल की बात करा तो आप सभी ने ये कहा कि गुरुजी ये एक फिजिकल फैक्टर है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। मेरे मित्र अगर हम लोग बल के प्रभाव के उपयोग की बात करते हैं तो बल का प्रभाव का उपयोग जो है वो बहुत सारी चीजों में होता है और आपके डेली लाइफ में ये भरा पड़ा है। जैसे अगर आपको किसी भी चीज को ट्विस्ट करना होता है तो आप क्या करते हो? बल लगा करके ही उसको क्या करते हो सर? मरोड़ते हो, या आप कह सकते हो सर निचोड़ते हो। इसी तरीके से अगर आपको सर किसी भी चीज को उठाना होता है तो आप क्या करते हो सर? ऊपर की तरफ एक बल लगाते हो। तो आपको समझना ये होगा जैसे कि मान लो कि ये आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है सर? एक ऑब्जेक्ट है और इसका द्रव्यमान कितना है? 5 केजी। इसका द्रव्यमान कितना है? 5 केजी। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम इसको उठाने की कोशिश करेंगे, अगर हम इसको यहां पे उठाने की कोशिश करेंगे, लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि सर हम ऊपर की तरफ बल लगाएंगे। जबकि मेरे मित्र इस वस्तु पर एक अन्य बल लग रहा होगा जो किसके द्वारा लग रहा होगा? सर पृथ्वी के गुरुत्व के चलते। मेरे मित्र पृथ्वी का गुरुत्व जो है इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा होगा और आप क्या कहेंगे? सर इसको हम ऊपर की ओर उठा रहे होंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उठाते हैं तो उस वस्तु को उस भार के बराबर बल से उठाते हैं। यानी कि अगर इसका द्रव्यमान 5 केजी है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखते हैं तो चला जी
भार इक्वल टू क्या होता है mg, तो ये 10 गुना 50, ये सॉरी हाँ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा mg कितना सर 5 गुना 10, ये कितना हो गया सर 50 न्यूटन, ये कितना हो गया 50 न्यूटन। तो अब आप जो इसको उठाइएगा वो कितना न्यूटन से सर 50 न्यूटन से, और ये सर आपका क्या है सर, तो पृथ्वी सर उसके भार के बराबर बल से अपनी ओर खींच रही है। अब इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको भी हम नीचे से ऊपर उठाना चाह रहे हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है कितने कितने बल से, तो सर उस वस्तु का जो भार बल होता है उससे। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको किसी भी चीज को पृथ्वी से दूर करना है तो भार बल के बराबर हमें क्या करना होगा सर, बल लगाना होगा। वही सवाल करा जा रहा है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। जमीन से होने वाली दूरी आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, वस्तु का वजन आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। जो हमारा न्यूनतम बल होगा वो किसके बराबर होगा, वस्तु के वजन के बराबर होगा, यानी कि भार बल के बराबर होगा। तो ये चीज हमेशा आप सभी अपने माइंड में रखिएगा, और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अगर हम भार की बात करेंगे तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से इसको, और फॉर्मूला mg होता है। और आप सभी कहेंगे कि सर ये भी क्या है, एक प्रकार का बल है, लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि भार क्या है, आप कहेंगे सर ये सदिश राशि है, और साथ ही साथ इसका SI यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, आप सभी ध्यान में रखना, इसका भी SI यूनिट हम लोग न्यूटन ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, SI यूनिट न्यूटन ही लिखते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। चला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कौन होगा। When a neutralizing force F is applied in the opposite direction, the angle between the two direction will be। आप कहेंगे गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, यहां पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे सर आप इधर एक बल लगा रहे हो, आप इधर एक बल लगा रहे हो, और मेरे मित्र ये जो ऑब्जेक्ट है जिसपे आप इधर बल लगा रहे हो उसी को मेरे मित्र कोई और जो है वो इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई गति नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सर ये तो संतुलन की स्थिति में होगा, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन में होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान दो कि ये जो है ये इधर बल लगा रहा है और आप इधर लगा रहे हो, और अगर हम इसको मिलाएं तो आप क्या कहेंगे कि सर जो क्रिया रेखा है वहां पे हमारा कितना का एंगल बनेगा, आप कहिएगा सर 180 डिग्री का। तो यही तो सवाल करा जा रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कौन होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 180 डिग्री का होगा। या फिर आप कह सकते हो सर रक्षा के मतलब विरोध में जो हम प्रतिरक्षा बल लगाएंगे तो कोई ऐसे आएगा और सर हम इधर से लगाएंगे, तो आप क्या कहिएगा कि सर एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, आप कहेंगे 180 डिग्री। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे प्रतिरक्षा बल की बात की गई और आपने पीछे से है वो असंतुलित बल की चर्चा करा, तो क्या बल के प्रकार भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और थोड़ा सा आप सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बल के प्रकार की बात करते हैं, बल के प्रकार की बात करते हैं, तो आप सभी ये ध्यान में रखना कि बल को हम लोग मोटे तौर पे कितने कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, सर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा संपर्क बल, एक क्या होता है हमारा संपर्क बल जिसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा असंपर्क बल जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। संपर्क बल में कौन आ जाता है हमारा, सर फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है। और कौन आ जाता है सर, मस्कुलर फोर्स आ जाता है। ये क्या है, आप कहेंगे सर संपर्क बल कांटेक्ट फोर्स के उदाहरण है। अगर हम असंपर्क बल की बात करेंगे तो क्या कहिएगा कि सर जो मैग्नेटिक फोर्स है, साथ ही अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो ये सब किस में आ जाएंगे, असंपर्क बल यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाएंगे। अब मेरे मित्र अगर हम बल के अन्य प्रकार की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि एक हमारा संतुलित बल भी होगा, एक हमारा संतुलित बल भी होगा, और दूसरा चला असंतुलित बल भी होगा। दूसरा क्या होगा हमारा, असंतुलित बल भी होगा। तो मेरे मित्र याद रखिएगा अगर हम संतुलित बल की बात करें तो इसको आप यहां समझ सकते हैं, यहां पे समझ सकते हैं। जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एक कोई मान लीजिए कि मासेबल ऑब्जेक्ट है और इसको कोई लड़का जो है वो उधर खींच रहा है 5 न्यूटन से और कोई लड़का इधर इसको खींच रहा है 5 न्यूटन से। तो आप हमें बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किधर जाएगा, आप कहेंगे कहीं नहीं जाएगा।
तो मेरे मित्र, जब किसी वस्तु पर लग रहे विपरीत दिशाओं में बल का परिमाण समान हो तो नेट फोर्स 0 होगा, और उस कंडीशन में वस्तु में कोई गति नहीं होगी, तो हम कहेंगे सर वहां पे जो बल लग रहा है वो क्या है? संतुलित बल है। मतलब अगर किसी वस्तु पर लग रहे बल का डायरेक्शन विपरीत है और जो परिमाण है वो समान है, तो हम कहेंगे सर वहां पे संतुलित बल लग रहा है। अब हम यहीं पे एक और लड़का को बुला लेते हैं जो कि इधर 2 न्यूटन से खींच रहा है, तो आप कहिएगा सर अब तो यह असमान हो गया, काहे? तो सर वस्तु का जो गति है वो इस साइड हो जाएगा। तो मेरे मित्र, जब किसी वस्तु पर लग रहे 2 असमान परिमाण के बल विपरीत दिशा में हो, जब किसी वस्तु पर लग रहे 2 असमान परिमाण के बल क्या हो? एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, तो हम लोग कहेंगे सर वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, यानी कि असंतुलित बल है। और ध्यान में रखिएगा कि चूंकि संतुलित बल के कंडीशन में क्या होता है, आप कहेंगे सर वस्तु जो है वो विराम में रहता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर किसी वस्तु में गति का कारण कौन बनता है? असंतुलित बल बनता है। मेरे मित्र, ऐसे और भी बल के प्रकार हैं। अगर हम लोग बात करें तो सीधे सीधे नॉर्मल फोर्स भी है आपका, फिर हम लोग प्रतिबल की भी चर्चा करते हैं। तो बल के और भी प्रकार हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो आपको एग्जाम वैल्यू से अपने माइंड में रखना चाहिए, ये इतना तो आपको हमेशा सेट होना चाहिए। बाकी आगे सर क्वेश्चन के हिसाब से आपका सारा बल का प्रकार आपके सामने आता चला जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? मेरे मित्र, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। कह रहा है कि कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है? तो आपको पहले यहां पे ये समझना होगा कि सर जो स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलने की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं गैलीलियो साहब को जरूर याद करते हैं। गैलीलियो का क्या था मानना? गैलीलियो का मानना था कि अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसके एक समान चाल में बने रहने के लिए उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल की जरूरत नहीं है, यानी कि कोई बाहरी बल की जरूरत नहीं है। मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी वैसे सतह पे चल रहे हैं जो कि बिल्कुल ही फ्रिक्शनलेस है, बहुत ही ज्यादा चिकना है, और हमारी वेग 40 मीटर पर सेकेंड है, तो हम 40 मीटर पर सेकेंड के साथ चलते रहेंगे। कब तक? जब तक भी हमारे ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो मेरे मित्र, इस एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन साहब ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो चीजें मतलब संभव नहीं है, क्योंकि वास्तविक जीवन में अशून्य घर्षण, सर मतलब आप कह सकते हो कि कोई फ्रिक्शनल पूरा खत्म हो जाए, संभव ही नहीं है। और वास्तविक में सर शून्य असंतुलित बाह्य बल भी सर संभव नहीं है। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा? न्यूटन साहब ने कहा कि जो कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है या फिर एक समान चाल से चल रही है, तो वो स्थिर अवस्था या एक समान चाल की जो अवस्था है उसको बनाए रखेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। तो वही चीज आपका यहां पे है कि एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी बदलती है या बदलने का प्रयास करती है कौन? तो आप कहिएगा सर बल। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को यहां पे बदलने या बदलने के प्रयास की बात की जा रही है, तो बल तो बदलेगा ही। लेकिन मेरे मित्र, आपको यह ध्यान में रखना होगा कि किसी वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? सर जड़त्व कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। अब मेरे मित्र, आप सभी ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई वस्तु स्थिर है हमारा, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो क्या होगा? सर स्थिर ही रहेगा। और अगर कोई वस्तु हमारा क्या है? एक समान रूप से गतिशील है, यानी कि एक समान चाल से चल रहा है, एक समान चाल से चल रहा है, तो मेरे मित्र वो एक समान चाल से ही चलते रहेगा। अब इसमें परिवर्तन कब होगा? तो सर अगर स्थिर है और इस पे हम कोई फोर्स लगाते हैं तो आप कहेंगे सर गतिशील हो जाएगा। क्या होगा? गतिशील हो जाएगा। और अगर एक समान चाल से चल रहा है, मान लीजिए कि 4 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रहा है, हम फोर्स लगा दें तो सर इसकी चाल बदल जाएगी। तो मेरे मित्र चाल बदलेगी तो आप कहेंगे त्वरण उत्पन्न होगा। तो आप क्या कहिएगा कि सर यहां पे हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील बनाने हेतु और साथ ही साथ किसी एक समान गति से चल रही वस्तु के गति में परिवर्तन करने हेतु क्या आवश्यक है? आप कहेंगे सर बल आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बल आवश्यक है। और साथ ही आप सभी ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे कि बल की परिभाषा हमें
किस नियम से मिलती है? तो आप सभी क्या कहेंगे सर, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है। किस नियम से मिलती है चला? न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र एज ए एक्सपेरिमेंट और थ्योरेटिकली हमको मालूम है कि स्थिर है तो स्थिर रहेगा वस्तु, एक समान चाल से चल रहा है तो एक समान चाल से चलेगा। अब इसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है? तो सर बल से हो रहा है। बल के बारे में आप क्या कहते हो कि गुरुजी वह भौतिक कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है या फिर लाने की चेष्टा करता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका बल की परिभाषा है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से उसकी क्या होती है? पुष्टि होती है। और साथ ही मेरे मित्र न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और चिल्ला जी अगर आपसे कोई ये सवाल कर दे, यहां पे आपके ऑप्शन में जड़त्व है ही, तो क्या कहिएगा? सर वस्तु का वह गुण जो अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है, या वस्तु का वह गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, क्या कहलाता है चला? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जड़त्व कहलाता है। मेरे मित्र जड़त्व के संख्यात्मक मान की बात करेंगे तो याद रखिएगा जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होगा? जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर वस्तु का द्रव्यमान। जो वस्तु जितना भारी सर उसका जड़त्व उतना ज्यादा, जो जितना कम होगा सर उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका जड़त्व क्या होगा? उतना ही कम होगा। द्रव्यमान आप कहेंगे सर किसी भी वस्तु का वह गुण जो उसमें उत्पन्न त्वरण का विरोध करता है, द्रव्यमान कहलाता है। और संवेग P = mv तो हम लोगों ने चर्चा करा ही है। जड़त्व के 3 प्रकार होंगे। अगर गति के चलते जड़त्व उत्पन्न हो रही है तो सर गति का जड़त्व, विराम के चलते जड़त्व उत्पन्न होगी विराम का जड़त्व कहेंगे, और दिशा के चलते उत्पन्न होगी दिशा का जड़त्व कहेंगे। बहुत ही कॉमन सा चीज है, इसमें बहुत ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट करना है। सिंपली ट्रैवल तो सभी लोग करते हैं, कार या बस में सभी लोग बैठे होंगे। मेरे मित्र आपने इस चीज को जनरली मतलब अपनी लाइफ में भी फील करा होगा कि जब आप बस में बैठते हो और बस खुलने को रहती है तो जैसे ही बस खुलती है आप क्या होते हो सर? तो सर आप पीछे की तरफ लुढ़क जाते हो। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र बस की जो बॉडी है उसके साथ आप भी अगर बस में बैठे हुए हो तो स्थिर अवस्था में हो। अब जैसे ही बस खुली तो उसका बॉडी मोशन में आया, लेकिन आपका बॉडी अचानक से मोशन में नहीं आया। तो आपकी बॉडी क्या चाह रही है कि जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है उसको बनाए रखे। तो आप तो पहले विराम में थे, तो सर आप इस जगह पे बैठे हुए हैं तो विराम में हैं, और जैसे ही खुली तो आप ऐसे घूमेंगे। मतलब क्या हुआ कि सर जो बॉडी है वो अपने विराम अवस्था को क्या करना चाहती है? सर बनाए रखना चाहती है। अब अगर आप किसी बस या कार से जा रहे हो और अचानक से ब्रेक लिया जाता है, आप आगे की ओर झुक जाते हो। क्यों? क्योंकि जब ब्रेक लेना है तो हमको उसी जगह पे रुकना है। तो आपका बॉडी जो है अकॉर्डिंग टू कार विराम में तो उसी जगह पे आ गया जहां पे आपने ब्रेक लगाया, लेकिन जो बॉडी है आपका वो आपके अपने पोजीशन के हिसाब से सर मोशन में ही है, और वो अपने मोशन को बनाए रखने के लिए ही क्या करता है सर? आगे की ओर झुक रहा है। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा। जब आप गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं और कहीं मोड़ आता है, आप टर्न होते हैं, इस तरह से झुक जाते हो, ये क्या है सर? तो दिशा का जड़त्व है, यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो। क्या कहेंगे गुरुजी? अभी आपने गला फाड़ के समझाया है कि गैलीलियो साहब ने बताया था कि कोई वस्तु अपने एक समान चाल में चल सकती है, इसके लिए उसे कोई बल की आवश्यकता नहीं है। कब आवश्यकता होगी? तो सर अगर उस चाल को हमें परिवर्तित करना होगा। मतलब सर जब हमें वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना होगा तब हमें किसकी जरूरत होगी? बाह्य बल की जरूरत होगी। और मेरे मित्र हम कहते भी हैं कि किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न का कारण कौन है? सर बल है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो, आप कहेंगे सर कोई बल न लग रहा हो, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना चला आवेग है, इसको आई या जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई या जे से। और आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। संवेग में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। और चला जी I = आप सभी लिख लेना, I = आप सभी लिख लेना, क्या होगा? आप कहेंगे FT होगा। क्या होगा? FT। यूनिट की बात करेंगे तो सर फोर्स के लिए न्यूटन और समय के लिए सर हम लोग सेकेंड लिखेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी आपने कहा कि संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। बिल्कुल चिला जी, अभी जस्ट आपने देखा है कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो F = चिला जी हम
P2 माइनस P1 बटा T लिख सकते हैं हो? आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए ना, FT इक्वल टू P2 माइनस P1 हुआ, तो ये जो FT है इसको आप I ना कह दीजिएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, P2 माइनस P1 को चला जी डेल P कह देंगे तो कोनो दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर आवेग कहलाएगा। क्या होगा? यूनिट न्यूटन सेकेंड होगा। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी दाब तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्या होगा? तो आप कहेंगे सर फोर्स बटा एरिया यानी कि बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? जड़त्व, बल, वेग, संवेग। सही आंसर मेरे मित्र बल होगा। बहुत सारे मित्रों को याद है। अब क्यों नहीं होता है? आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बल आपका तभी उत्पन्न होता है जब दो वस्तुओं के बीच में एक अन्योन्य क्रिया होती है, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में इंटरेक्शन होती है। और मेरे मित्र आप किसी भी सिचुएशन में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपको बल जो है वो अकेला नहीं मिलेगा, ये हमेशा संयुक्त अवस्था में आपको मिलेगा। आप कहेंगे गुरुजी एग्जांपल दो इसका, फिर समझ में आएगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान दो कि अगर हम इस तरह से हवा में अपने हाथ को मार रहे हैं तो क्या कहीं बल लग रहा है? आप कहेंगे नहीं, उल्टे लोग हमरा पागल कहेगा कि काहे ऐसे ऐसे हाथ मार रहा है। क्या होगा? तो सर अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो यहां पे ताली बजेगी, तो दोनों हाथों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर द फोर्स आर प्रोड्यूसेस। अब अगर हम दीवार पे सर ऐसे जाएं और धक्का लगाएं तो क्या कहोगे कि सर दीवार भी हमारे ऊपर धक्का लगाएगा? ये चीज हम न्यूटन के थर्ड लॉ से जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो आप हमें कोई एक ऐसा सिंगल पोजीशन बता दो जहां पे आपका जो फोर्स है वो अकेले हो। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत सारे मित्रों के मन में आएगा कि गुरुजी जब हम किसी भी चीज को उठाते हैं तो वहां पे जो बल लगाते हैं तो मेरे मित्र पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की तरफ खींच रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी इंट्रैक्शन होता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कि बल कभी भी प्रकृति में अकेले नहीं होता है, ये हमेशा संयुक्त अवस्था में होता है। और हम लोग ये कहते ही हैं, क्या हम लोग कहते हैं कि सर फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया के चलते क्या होगी सर? हमारा फोर्स यानी कि बल उत्पन्न होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? ध्यान दीजिएगा कि संतुलित बल वस्तु में गति का कारण नहीं बनेगा। संतुलित बल अगर किसी वस्तु पर लगेगा तो हाँ ये संभव है कि उसके आकृति में परिवर्तन हो जाए। आप कहेंगे कैसे हो जाएगा सर? मेरे मित्र ध्यान दो कि मान लो कि यहां पे कोई एक स्ट्रेचेबल रबर है और इसको आप इधर जो है वो 5 न्यूटन के बल से खींच रहे हो, और इधर से कोई जो है वो इसको क्या कर रहा है सर? 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है। तो दोनों तरफ ये खींचा जाएगा, तो इसके आकार में आपको विरूपण देखने को मिलेगा। लेकिन आप कहोगे सर इसमें गति हो जाए, संभव नहीं है। तो आपसे जो यहां पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? पहला है कि एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। आप कहेंगे गुरुजी ये तो पहला ही चीज आपने बता दिया। तो मेरे मित्र ये बात आपकी बिल्कुल सही है और यही आपके इस क्वेश्चन का सही भी आंसर है। अब नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। तो मेरे मित्र किसी वस्तु के स्थिर अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आपको कौन सी बल लगानी होगी? और संतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये नहीं कहिएगा कि सर संतुलित बल लगानी होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में क्लियर करा दिया कि सर किसी वस्तु में गति का कारण असंतुलित बल बनता है। तो आप कहेंगे सर ये जो दूसरा ऑप्शन है ये तो हमारा असंतुलित बल का प्रभाव हो जाएगा। बिल्कुल। अगला देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन। बिल्कुल मेरे मित्र, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से एक निश्चित दिशा में चल रही है तो उस पर कोई बल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस वस्तु के वेग के दिशा को बदलना है तो हमें असंतुलित बल लगाना होगा, और अगर उस वस्तु का जो वेग है उसके परिमाण को बदलना है तो भी हमें असंतुलित बल लगाना होगा। तो जो कहा जा रहा है कि वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन असंतुलित बल लगाने से होगा, वस्तु की गति में परिवर्तन असंतुलित बल लगाने से होगा, जबकि वस्तु की आकृति में परिवर्तन सर संतुलित बल का लगाने से होगा, यानी कि यह संतुलित बल का प्रभाव है। अगला सवाल देख लीजिए। 8 कह रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मेरे मित्र आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी प्रतिबल इक्वल टू हम लोग बल बटा क्षेत्रफल लिखते हैं।
बल बटा क्षेत्रफल। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबल क्षेत्रफल के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, हम सभी कहेंगे सर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। याद रखिएगा फोर्स बटा एरिया हो जाएगा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जस्ट लाइक प्रेशर की तरह होगा। अब भार आपको अभी जस्ट हमने चर्चा करा है, आयतन की चर्चा करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग किसी द्रव के माप की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, आयतन यानी कि वॉल्यूम। अगला है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। भाई मेरे आप क्या कहोगे कि गुरुजी बल का जो परिमाण है वो 10 न्यूटन है और साथ ही साथ जो मास है वो कितना है 10 केजी। तो अभी ना हम आपको बताए हैं कि ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी F बटा M होगा। तो 10 बटा 10 कैंसिल होके कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम 1 ms टू द पावर -2 लिख सकते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को डैश कहा जाएगा। एक वस्तु को मान लीजिए इसको हम इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, क्या कहेंगे कि सर जो लागू बल होगा वो खिंचाव बल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कोई स्प्रिंग है, चला कोई स्प्रिंग है और इसको इधर से भी खींचो और इसको इधर से भी खींचो तो स्प्रिंग आपका नंबर के ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। और इस पे कौन सा बल लगा, तो सर इस पे स्ट्रेच्ड बल लगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा, आप कहेंगे सर खिंचाव बल कहा जाएगा। संवेग और आवेग तो आप सभी समझ रहे हैं कि गुरुजी संवेग इक्वल टू हमारा हो जाएगा P इक्वल टू mv। कई बार हम लोगों ने इसका चर्चा करा, आवेग भी चर्चा करा। सर ये घर्षण, मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि घर्षण एक प्रकार का आप कह सकते हो कि विरोध करने वाला बल है। इट इज अपोजिटिंग फोर्स, इट इज एन अपोजिटिंग फोर्स। ये क्या है सर, एक विरोध करने वाला बल है। और आप सभी ये ध्यान में रखिएगा वैसा बल जो किसी वस्तु के गति का विरोध करता है क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। क्या कहेंगे कि सर ये वस्तु के गति का विरोध करता है। क्या करता है, चला वस्तु के गति का विरोध करता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फ्रिक्शन जितना हम लोग के लिए उपयोगी है उतना क्या है सर, ये हम लोग के लिए खतरनाक भी है। मतलब खतरनाक नहीं कह सकते हो, हानिकारक भी इसका प्रभाव होता है। क्योंकि फ्रिक्शन हमारे लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर इट इज अ नेसेसरी इविल। इसीलिए क्या है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। बाह्य आयतन दृढ़ता, बाह्य बल आकार, बाह्य बल दृढ़ता, बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। क्या होगा इसका आंसर, मेरे मित्र कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मेरे मित्र कोई कठोर चीज ले लो, जैसे आपके हाथ में फोन है, उसको दबाओगे आप तो उस पर आप बाह्य बल लगा रहे हो, लेकिन क्या मोबाइल जो है आपका पिचक रहा है, आप कहेंगे नहीं। मतलब ये हुआ कि सर अगर किसी वस्तु पे बाह्य बल लगाए और वो न दबे, उसके आकार में परिवर्तन न हो, तो हम ये मानेंगे कि सर वो कठोर है यानी कि दृढ़ है। चला जी, वही सवाल भी करा जा रहा है कि किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। आप सभी कहेंगे सर बाह्य बल कार्य होने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी कहलाती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। पहला ऑप्शन है कि एक वस्तु के गति में परिवर्तन, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अभी जस्ट आपने बताया है कि अगर कोई असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगेगा तो यह संभव है कि वस्तु की गति में क्या देखने को मिले, परिवर्तन देखने को मिले। दूसरा, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, आप कहेंगे बिल्कुल होगा सर। अभी जस्ट आपने चर्चा करा है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। और फिर है आपका एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। मेरे मित्र याद रखिए, यहां पे जो कहा जा रहा है कि एक वस्तु की गति में परिवर्तन, तो मेरे मित्र वस्तु के गति में परिवर्तन का तो कारण बनेगा। अगर हमें किसी का वेग परिवर्तित करना है तो वो उसका कारण बनेगा। अब यहां पे जो कहा जा रहा है कि वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, सर ये भी असंतुलित बल का प्रभाव होगा। लेकिन यहां पे जो कहा जा रहा है कि वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, ये तो कहीं ना कहीं क्या कहा जा रहा है सर कि मतलब असंतुलित बल के बारे में एक तरह से नकारात्मक शब्द कहा जा रहा है। क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। अब अगर हम कह रहे हैं कि गति में परिवर्तन तो ये प्रभाव है, आप कहेंगे गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, तो आप क्या कहिएगा कि सर ये असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन आप कहेंगे बगैर असंतुलित बल के संभव ही नहीं है।
अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है 2 गुना, 0, 4 गुना, 3 गुना। चला सी, मान लीजिए कि ये आपका एक बॉक्स है जिसका वेट, जिसका मास 50 केजी है। इधर जो है आप क्या कर रहे हैं, 50 न्यूटन से खींच रहे हैं चिला, और इधर जो है आप जो है क्या कर रहे हैं, 50 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लग रहा है, तो क्या इसमें गति होगी क्या? आप कहेंगे सर नहीं होगी। और जब गति नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि सर इस पे जो लगने वाला नेट बाह्य बल है वो क्या है, शून्य है। क्या है सर, शून्य है, और इसी को हम लोग संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। आप सभी कहेंगे सर समान परिमाण के विपरीत दिशा में कार्य करेगा तो संतुलित होगा और निकाय का परिमाण हमारा क्या होगा, सर शून्य होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कि दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में प्रयुक्त होते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। मेरे मित्र याद रखिएगा, दो पिंडों के बीच जो बल लगता है, दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, तो सर कहते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बोर्ड पे 5 न्यूटन से बल लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में लगाएंगे। अब ये बोर्ड भी हमारे ऊपर क्या करेगा, सर 5 न्यूटन का बल ही विपरीत डायरेक्शन में लगाएगा। तो मेरे मित्र जो दो पिंडों पे लगने वाला बल होगा उसका परिमाण समान होगा लेकिन दिशा क्या होगी, सर अलग अलग होगी। तो पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि दूसरे में कहा जा रहा है कि समान और एक ही दिशा में, गलत है। और समान और विरुद्ध दिशा में, सर गलत है। पृथक बल होते हैं, गलत है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है कि निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया। कह रहा है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में हस्तांतरित होती है, जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर हस्तांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में हस्तांतरित होती है। कहा जा रहा है कि किस स्थिति में किया गया कार्य जो है वो आपका निगेटिव होगा। तो मेरे मित्र आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर बल और विस्थापन के बीच में एंगल बन रहा हो तो किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, एफएस कॉस थीटा होता है, एफएस कॉस थीटा। और अगर बल और विस्थापन के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है तो किया गया कार्य डब्ल्यू इक्वल टू एफएस होता है। मेरे मित्र आप सपोज करो कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है 5 केजी का और इस पे आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हो चेला जी। तो ये 5 न्यूटन का जो बल लगा रहे हो आप, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये बल लगाने से ये इसी डायरेक्शन में क्या होगी, तो सर इसी डायरेक्शन में गति करेगी। तो मेरे मित्र अगर आपके एफ बल लगाने से ये 5 केजी का ऑब्जेक्ट आपके बल के दिशा में गति कर रहा है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, हमारा किया गया कार्य हमारा क्या होगा, आप कहेंगे धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं चला इस डायरेक्शन में, बल हम इधर लगा रहे हैं और जो गति हो रहा है वो क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे सर बल के विपरीत डायरेक्शन में हो, इधर गति हो जाए। तो हम क्या कहेंगे कि सर अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की गति बल के विपरीत दिशा में हो तो जो किया गया कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव। तो जो हमसे सवाल करा जा रहा है कि निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है, तो जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में हस्तांतरित हो। तो मेरे मित्र जब वस्तु बल के दिशा के लंबवत दिशा में होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा विस्थापन और बल है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और किया गया कार्य शून्य होगा। जब वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर हस्तांतरित हो तो मेरे मित्र कार्य W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होगा। जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में हस्तांतरित हो किया गया कार्य क्या होगा सर, ऋणात्मक। और बल के दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा सर, धनात्मक। और बल के सर लंबवत हो तो आप क्या कहेंगे सर, शून्य होगा कार्य। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। यहां पे समान दिशा, इसको आप लंबवत समझेंगे चला, ठीक है। और इसी समान बल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी समान बल को हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि ये आपका ये आपका क्या है, एक सर ये आपका एक मान लीजिए कि टेबल है, ठीक है। और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, इस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है। चला जी,
ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके भार के वजह से क्या होगा सर, नीचे की ओर एक बल लगाएगा। अब ये जो टेबल है वो भी इस ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा सर, ऊपर की ओर एक लंबवत बल लगाएगा, और इसी लंबवत बल को हम लोग क्या कहते हैं सर, समान बल कहते हैं, जिसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मल फोर्स हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल, यानी कि सर लंबवत दिशा में लगाए गए बल, क्या कहेंगे सर, उसको हम लोग समान बल यानी कि नॉर्मल फोर्स कहेंगे। घर्षण आप कहेंगे सर ये वस्तु के गति का विरोध करने वाला बल है। संपर्क बल तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने से उत्पन्न हो। और अगर मेरे मित्र क्षेत्र बल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्र बल का कोई कंसेप्ट नहीं है, हम लोग संपर्क और असंपर्क के रूप में उसको देखते हैं। और सीधे हम लोग अगर बात भी करते हैं तो दूरी प्रक्रिया बल की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन पर डिस्टेंस फोर्स। और इसका एग्जांपल कौन है आपका सर, घर्षण सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 कि सभी बलों में डैश होता है, परिमाण और दिशा दोनों, घनत्व दिशा परिमाण क्या कहेंगे, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो बल में परिमाण और दिशा दोनों होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। क्या कहिएगा कि सर किसी भी वस्तु पर जो कार्य करने वाला गुरुत्व बल होगा उसको हम लोग भार के रूप में जानते हैं, जिसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्या होता है सर, mg होता है। बाद बाकी त्वरण आप सभी को मालूम है A इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी dv बटा dt हो जाएगा। और द्रव्यमान और आवेग आप सभी कहेंगे गुरुजी जस्ट हम लोगों ने पीछे डिस्कस करा है। तो मेरे मित्र आपके फोर्स टॉपिक से संबंधित ये 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अगर आपने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बल से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको उसका जवाब देने में दिक्कत होगा। क्या सवाल दिया जा सकता है, बल का परिभाषा पूछा जा सकता है, उसके बाद प्रकार पूछा जा सकता है, यूनिट पूछा जा सकता है, फॉर्मूला पूछा जा सकता है, संतुलित बल और संतुलित बल का कंसेप्ट सारा तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप में से कोई छात्र हैं जो चाह रहे हैं कि आगामी रेलवे के सभी भर्ती परीक्षा के लिए साइंस का फाउंडेशन बैच करें, तो आज से ही हमारा साइंस फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है सर, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। ठीक है, किस नाम से, तो रेलवे एग्जाम 2024 आपका जनरल साइंस फाउंडेशन बैच के नाम से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि इसकी वैलिडिटी आपका 18 मंथ होगा, और इसमें आपको पर डे 4:15 से लेकर के 5:30 तक की क्या मिलेगी सर, लाइव क्लासेस मिलेगी। और ये बैच जो है आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, कल इसका ओरिएंटेशन हो गया था, आज से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आपको मन है कि गुरुजी हम रिकॉर्डेड पढ़ें, हमारे पास समय नहीं है, तो रिकॉर्डेड बैच भी आपके लिए अवेलेबल है एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, ये हमारा कॉम्बो बैच है जिसमें लाइफ साइंस और CBT 2 के लिए बेसिक साइंस दोनों करवाया जाएगा। और साथ ही आपको अगर मन है कि हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पर हैं, तो रिकॉर्डेड बैच के रूप में हमारा वो भी चल रहा है, जिसमें मंडे टू फ्राइडे क्लासेस अपडेट होती है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। ध्यान में रखिएगा अगर आपको बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो 9065970477 पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।